हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम मनी बैंकिंग को इन डेप्थ में डिटेल में पढ़ेंगे, जीरो टू एंड। मनी भी और बैंकिंग भी दोनों चैप्टर से मिला के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग 8 नंबर का। तो 8 नंबर का पूरा चैप्टर इन डेप्थ में पढ़ेंगे डिटेल में। तो वीडियो एंड तक देखना क्लास, कुछ भी स्किप मत करना, चाहे वो न्यूमेरिकल पोर्शन हो, थियोरेटिकल पोर्शन, और हर एक चीज चाहे वो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास एग्जामिनेशन में आ चुका है, आ सकता है, सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो कंप्लीट रिवीजन आपके दोनों के दोनों चैप्टर का मनी बैंकिंग का वन शॉट में हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास, मनी एंड बैंकिंग। सबसे पहले हम मनी के सिलेबस की बात करें कि आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या है, सो दैट हम स्ट्रिक्टली उसको ही फॉलो करें। इसमें हमारे पास 3 चीजें हैं। पहली चीज है क्लास मनी, मनी के फंक्शंस, ठीक है। दूसरी चीज है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के अंदर आपका एक कंपोनेंट है जिसको क्लास आपने पढ़ना है, विच इज कॉल्ड M1। तो मनी के बारे में आपको पढ़ना है, उसके फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। देन मनी सप्लाई और उसके कंपोनेंट्स, वो भी उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट M1, क्योंकि M1 के अंदर ही आता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट बाय कमर्शियल विद कमर्शियल बैंक। ओके, चलो मनी से पहले मैं एक सिस्टम की बात करूंगा जो अप्रोक्सीमेटली 600 क्लास BC से पहले चला करता था, यानी उस टाइम पर वहां से प्रचलन में था, और जो कि था बार्टर सिस्टम। आप सबको पता होगा बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे सामान के बदले सामान एक्सचेंज किया जाता है। इस इंसान के पास मान लो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बट इसको जरूरत है वेजिटेबल्स की, तो इस इंसान के पास जाता है और उससे बोलता है क्या आप मुझे अपने वेजिटेबल्स दोगे। तो इंसान कहता है कि क्या आप वेजिटेबल्स के बदले मुझे फ्रूट्स दोगे। तो ये दोनों अग्री कर जाते हैं क्लास, दोनों सहमत हो जाते हैं। तो यहाँ से क्लास हुआ ट्रेड की, व्यापार किस तरीके से हो सकता है, समथिंग इन रिटर्न, कुछ दिया कुछ लिया। लेकिन इसमें तब क्लास मनी का कुछ भी इन्वेंशन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से क्लास बार्टर सिस्टम बहुत प्रचलन था। आज भी हमारे देश में पूरी तरीके से बार्टर सिस्टम खत्म नहीं हुआ है। रूरल एरिया में आज भी किसानों को जो काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उन्हें पैसों की जगह अनाज दिया जाता है। और आप भी रद्दी वगैरह बेच के क्लास कभी ना कभी आपने आइसक्रीम, सोन पपड़ी या कोई कप मग कुछ ना कुछ खरीदा होगा। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। हमें बार्टर सिस्टम के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, लेकिन जब बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कमियां आने लगी तब इन्वेंशन हुआ क्लास मनी का। तो मनी है क्या। बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स को मनी ने खत्म कर दिया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, किसी से आज आपने अनाज उधार लिया तो कल को कितना लौटाना है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मेरे पास तो गेहूं है आपको देने के लिए, पर आपके पास चावल नहीं है मुझे देने के लिए जो मुझे चाहिए। तो हमारे बीच व्यापार नहीं हो सकता। व्यापार तभी अच्छे से हो सकता है जब दोनों इंसान को एक दूसरे की नीड हो, जो मेरे पास है वो आपकी जरूरत हो और जो आपके पास है वो मेरी जरूरत हो। तभी क्लास हमारे बीच में क्या बनता है, ट्रेड होता है क्लास, एक रिलेशनशिप बनता है बाइंग सेलिंग का, राइट। सो जब मनी आया तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जो बार्टर सिस्टम में थी वो खत्म हो गया। आज मुझे कुछ भी खरीदना हो, मुझे सिर्फ एक कॉमन यूनिट देनी है, पैसा। मुझे सामान के बदले सामान नहीं, मुझे पैसा देना है। उसी से मैं राशन खरीदता हूँ, उसी से मैं घर खरीदता हूँ, उसी से मैं क्लास पेन पेंसिल खरीदता हूँ, कॉपी खरीदता हूँ, सोना खरीदता हूँ, क्लास अपने डे टू डे लाइफ की छोटी मोटी चीज़ें खरीदता हूँ। हर चीज़ मुझे एक कॉमन यूनिट से खरीदनी है, दैट इज कॉल्ड मनी। सो मनी क्या है क्लास, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिंपल सीधी भाषा में मनी सिर्फ एक्सचेंज का माध्यम है। आपके पास सामान है, उस सामान को मैं ले रहा हूं, तो एक्सचेंज में बदले में जो मैं आपको देता हूं क्लास, दैट इज कॉल्ड मनी, राइट। सो मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और सबसे कॉमन क्या है, पैसा। हर चीज क्लास एक्सचेंज करने के लिए जो कॉमन चीज है क्या है क्लास, वो पैसा। ओके, अब बात करते हैं मनी के फंक्शन की। तो मनी के वैसे तो तीसरा फंक्शन भी है मनी का, लेकिन हमें इन्हीं 2 फंक्शन के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन। देखो जब मैं बोलता हूँ प्राइमरी, इट मींस कि ये तो मनी करेगा ही करेगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी फंक्शन। जैसे प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन कंपलसरी है भैया, प्राइमरी तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सेकेंडरी यानी इसके अलावा भी ये काम मनी करेगा। और एक होता है क्लास कंटिंजेंट फंक्शन, वो हमें पढ़ना नहीं है सिलेबस में। यही 2 फंक्शन है, प्राइमरी सेकेंडरी। अच्छा, प्राइमरी के अंदर बेसिकली इनके पास 2 मेन फंक्शन है प्राइमरी के अंदर। सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है क्लास, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। एंड सेकंड इज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। पहले होता क्या था, किसी के पास मान लो एप्पल है, उसे ऑरेंज चाहिए, ठीक है, तो एक एप्पल के बदले कितना ऑरेंज। किसी के पास गाय का दूध है, ठीक है, और उसे बदले में क्या चाहिए, किरोसिन ऑयल चाहिए,
चाहिए या सरसों का तेल चाहिए, तो वो गाय का दूध कितना देगा ताकि बदले में कितने सरसों का तेल उसको मिल जाए, कितना केरोसिन ऑयल मिल जाए, कितनी लकड़ियाँ, कितनी सब्जी, अलग अलग चीज़। एक ही सामान होगा ना, किसी इंसान के पास 1000 सामान तो होगा नहीं, उसके बदले ये अलग अलग चीज़ की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। जिसकी वजह से क्लास मनी आने के बाद एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू हो गया, यानी कि आपके पास पैसा है, उसी पैसे से आप गाय का दूध खरीद सकते हो, उसी पैसे से क्लास आप राशन खरीद सकते हो, सब्जियां खरीद सकते हो, फ्रूट्स खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो उसी पैसे से। तो मनी के दो मेन फंक्शन है। सबसे पहला, और कोशिश करना कि आज ही इसे आप भी याद करके खत्म कर दो, टालो मत, ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना, आज इसे किसी भी कीमत पे चैप्टर मैं और आप दोनों मिलकर खत्म करेंगे। तो सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन के अंदर आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और दूसरा क्या है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आप किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर कर सकते हो क्लास, कॉमन मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। सो आपको पैसे ही देने हैं और आपको बदले में क्लास जो चाहो आप वो खरीद सकते हो। तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट इट कैन बी यूज मेक पेमेंट्स फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी। मनी हैज क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब पैसे दोगे तो कोई इंसान मना नहीं करेगा, मतलब मनी तो कॉमनली एक्सेप्टेड है। सो ऑल एक्सचेंज टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ, इन फॉर्म्स ऑफ मनी। तो कोई भी एक्सचेंज कर रहा हो क्लास आप मनी के थ्रू कर सकते हो। तो होगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यही मनी की डेफिनेशन भी है, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू, या आप इसे कह सकते हैं कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू या कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। देखो कॉमन का मतलब क्या है, आप किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हो मनी के टर्म्स में। मनी एज अ वैल्यू ऑफ एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस। आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, आप किसी रिलायंस फ्रेश में, रिलायंस डिजिटल में जाते हो, किसी क्लास डिपार्टमेंटल स्टोर में आप जाते हो, तो वहाँ जितनी भी सामान रखा रहता है, वहाँ जो कुछ भी रखा रहता है उसकी वैल्यू लिखी रहती है क्लास मनी में। 1 रुपए से लेकर लाख रुपए तक, करोड़ रुपए तक, 50,000, 10,000, हर किसी कॉमन वैल्यू। दिस इज कॉल्ड कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। पहले नहीं था ये। पहले मान लो हम दो दोस्त गए एक के पास, ठीक है, तो हम दोनों को एप्पल चाहिए, बट बदले में उसके पास पटैटो है, मेरे पास टमाटो है, तो मैं कितने टमाटो दूंगा तुम मुझे एप्पल दोगे। पटैटो वाला कहता है मैं कितने पटैटो दूंगा तुम मुझे कितने एप्पल दोगे। तो एक्सचेंज रेशियो बनाना बड़ा मुश्किल था बार्टर सिस्टम में। मनी के आने के बाद वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। लेकिन प्राइमरी फंक्शन दो हो गया क्लास, सेकेंडरी फंक्शन भी दो है। सबसे पहला स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब है फ्यूचर और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। मान लो मुझे घर बनाना है, 10 लोग मिलकर मेरा घर बना रहे हैं, सबको अलग अलग पेमेंट थोड़ी दूंगा, सबको पैसे दूंगा, जिसको जो खरीदना है खरीद लो। आज ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट। अकाउंटिंग पॉसिबल है, आज आपकी बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी चीज लिखी रहती है, सामने अमाउंट लिखा रहता है। सोचो जब पैसा होगा ही नहीं, अकाउंटिंग भी पॉसिबल नहीं है, मतलब विदाउट मनी अकाउंटिंग करना भी संभव नहीं। आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते अगर पैसे नहीं है तो, ठीक है। हर चीज़ की वैल्यू मनी में, तभी आप लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, सबकी वैल्यू क्या करते हो, पैसों में, तभी आप ऐड करके बता सकते हो मेरे पास इतनी एसेट है। तो मनी एक डेफर्ड पेमेंट है, मतलब फ्यूचर पेमेंट। मतलब आज अगर आपने किसी से 10 किलो आलू ले लिया, उसको बोला ठीक है भाई मैं तुझे 2 साल बाद लौटा दूंगा, तो 2 साल बाद कितना आलू लौटाओगे, बड़ी मुश्किल है। आज बैंक से लोन लेना बड़ा आसान है। आपने बैंक से लोन लिया, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी लोन लौटाओगे, तो पता उनको इतना इंटरेस्ट के हिसाब से पेमेंट करते हो, रीजनेबल है, आप भी एक्सेप्ट हो आप मानते हो, बैंक वाले भी मानते हो, और आप पेमेंट करते चले जाते हो। तो अगर मनी का इन्वेंशन नहीं होता तो भाई किसी भी तरीके से लोन और लोन का जो इंटरेस्ट है वो सिस्टम ही जनरेट नहीं होता। फिर सब मनमानी करते भाई तू आज मुझसे 10 किलो आलू ले जा, तो मुझे 2 साल बाद 15 किलो आलू दे दियो। लेकिन आज इंटरेस्ट रेट के हिसाब से क्लास हम सब उसको अग्री करते हैं और आरबीआई उसको मैंडेट करता है। सेकंड है स्टोर ऑफ वैल्यू। पुराने जमाने में इंसान की ताकत, संपत्ति क्या थी क्लास, इंसान का पैसा। अगर मैं बात करूं पहले टाइम पे, तो जिसके पैसा नहीं, पहले तो पैसा था ही नहीं, सामान। तो पहले टाइम पे अगर मैं आलू उगा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो मेरी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो आलू है। मैं इकट्ठा भी क्या करूँगा, आलू करूँगा। कब तक इकट्ठा कर सकता हूँ आलू, कब तक स्टोर कर सकता हूँ। या लकड़ियाँ हैं, या फिर मान लो कोई भी सब्जी है, मसाले हैं, अनाज है, कुछ भी है मेरे पास, फ्रूट्स वगैरह, कब तक स्टोर करूँगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, फिर खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन आज आप पैसे को स्टोर करने के लिए, कभी कहते हैं यार मैं पैसा रखे रखे खराब हो गया, सड़ गया, पुराना हो गया मेरा पैसा, है ना। पैसे खराब नहीं होते क्लास, बैंक में जमा कर दो, 10 साल, 50 साल छोड़ो, 100-200 साल भी पैसा कहीं नहीं जाएगा, इंटरेस्ट लग के बढ़ता और चला जाएगा। तो पहले आप अपनी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते थे, ये एसेट फंक्शन है, अब आप इसे स्टोर कर सकते हो। तो ये है क्लास आपका मनी का सेकेंडरी फंक्शन। आई होप मनी के प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन आप अच्छे से समझ गए। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ मनी।
अगर बात करूँ सेकेंडरी फंक्शन की, दिस रेफर्स टू दोज फंक्शन ऑफ मनी विच आर सप्लीमेंट्री टू द प्राइमरी फंक्शन. दीज फंक्शंस आर डिराइव फ्रॉम प्राइमरी फंक्शन एंड देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव फंक्शन. तो सेकेंडरी फंक्शन जो है उसको डेरिवेटिव फंक्शन बोलते हैं, बिकॉज वो पहली जो मेन चीज है प्राइमरी, ये काम तो करेगा ही करेगा, उसी से निकल के आया कि हाँ भाई ये काम भी कर सकता है मनी. Standard deferred payment money as a standard of deferred payment means that money act as a standard for payment which are to be made in future. तो फ्यूचर में जो आप पेमेंट करोगे उसकी सिक्योरिटी मनी आपको दे देता है. और ये मैं इसलिए रीड करा रहा हूँ क्लास, ताकि आपको पेपर में अपनी भाषा में लैंग्वेज में लिखना भी है. एवरी डे मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस विच पेमेंट्स आर नॉट मेड इमीडिएटली. मनी इनकरेज सच ट्रांजेक्शंस एंड हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. तो मनी कहीं ना कहीं क्लास इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है. इवन स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? मनी, भाई सीधी सी बात है, भाई लोन है, इन्वेस्टमेंट है, तभी तो इकोनॉमी ग्रो कर रहा है ना. आज मुझे अगर बिजनेस करना है, बैंक मुझे लोन दे देती है, तभी बिजनेस करता हूँ, मैं ग्रो करता हूँ, मेरी इकोनॉमी ग्रो करती है. बैंक लोन नहीं देगा, मैं बिजनेस नहीं चालू कर पाऊंगा, मैं ग्रो नहीं करूंगा, मेरा देश भी ग्रो नहीं करेगा. स्टोर ऑफ वैल्यू, ये एसेट फंक्शन बोलते हैं इसको. मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर. इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल टू मीट कंटिंजेंसी अनप्रेडिक्टेबल emergencies to pay future debt. Under the barter system, it was difficult to use the goods as a store of wealth due to perishable nature. Some goods are highly कॉस्ट ऑफ स्टोरेज. जो बहुत सारी चीज़ें जल जाती हैं, खराब हो जाती है, नाशवान वस्तु है, आप उसे लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते. लेकिन पैसा है, आप उसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो. तो बाटा सिस्टम में जो ये वाली प्रॉब्लम थी उसको भी मनी ने हटाया. तभी तो बाटा सिस्टम की जगह मनी आया. तभी बाटा सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स थे वो मनी के क्या है क्लास? फंक्शंस है. आई होप मनी के प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन आप अच्छे से समझ गए. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है जो मनी चैप्टर से पूछा जाता है वो है क्लास मनी सप्लाई. पूरे देश में जनता के पास बहुत सारा पैसा है, सबके पास किसी एक पॉइंट पे, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ क्लास, पॉइंट. एक पॉइंट पे सबके पास कितना पैसा है, अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, दिस इज कॉल्ड मनी सप्लाई. मनी सप्लाई क्या होता है? स्टॉक ऑफ मनी. रिपीट करो मेरे साथ, मनी सप्लाई क्या है? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक. आम जनता के पास कितना पैसा है किसी एक पॉइंट पे. जब भी मैं किसी एक पॉइंट पे बोलता हूं तो उसको बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट. आपको पता होगा स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम होता है. मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अपने पहले ही यूनिट में, पहले चैप्टर में बताया था स्टॉक और फ्लो. स्टॉक मतलब वो वेरिएबल जो मेजर किया जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. आज अगर मैं बोलूँ क्लास की 20 जुलाई को या 25 जुलाई को या 28 जुलाई को एक जनता के पास इतना पैसा है, तो क्या 30 जुलाई को भी उतना पैसा होगा? नहीं, वो चेंज हो जाएगा. तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जनता के पास जो पैसा है दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई. मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है. कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट. इट मींस द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. लिखो, द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई. मनी सप्लाई में ध्यान रखना, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम है, दूसरी बात पब्लिक का पैसा लिया जाता है, मतलब इंडिविजुअल का और बिजनेस फर्म का. मनी सप्लाई के अंदर क्लास गवर्नमेंट का पैसा नहीं लिया जाता. मनी सप्लाई में बैंकिंग सिस्टम का पैसा, मतलब बैंकों का पैसा नहीं लिया जाता और सरकार का पैसा नहीं लिया जाता. तो मनी सप्लाई में किसका पैसा लिया जाता है? इंडिविजुअल का और बिजनेस फर्म का, इनका लिया जाता है. सो मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है. मनी सप्लाई का मतलब स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है. इसमें दो लोगों का पैसा लिया जाता है बस, इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म्स के पास कितना पैसा है, हाउस होल्ड और फर्म. पैसा जो बैंकिंग सिस्टम के पास है और सरकार के पास है क्लास, इसको हम लोग काउंट नहीं करते बिकॉज दे आर कॉल्ड सप्लायर ऑफ मनी. ध्यान रखना, ये कौन है क्लास? मनी के सप्लायर हैं. और ये लोग क्या करते हैं क्लास? मनी की डिमांड करते हैं. हम लोग बिजनेस फर्म हो गया, इंडिविजुअल लोग, हम सब डिमांड करते हैं. हमारा जो पैसा है वो काउंट होगा. बैंकिंग सिस्टम का और गवर्नमेंट का जो पैसा है वो काउंट नहीं होगा मनी सप्लाई के अंदर. और ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब ध्यान समझना. मनी सप्लाई कंपोनेंट में M1 है, M2 है, M3 है, M4 है. तुम्हारे सिलेबस में तुम्हें जो पढ़ना है वो M1 है. तो M1 का जो फॉर्मूला अच्छा देखो, अब जनता के पास कितना पैसा है उसको मेजर कैसे करें, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई. और उसका फॉर्मूला है क्लास, M1 का फॉर्मूला है मनी 1 CC DD OD विद RBI. CC मतलब करेंसी इन कैश, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, OD मतलब अदर डिपॉजिट विद RBI.
हमारा कुछ पैसा हमारे पास ही रहता है, करेंसी इन कैश। हमारा कुछ पैसा बैंकों में है जिसे हम जब मर्जी जब डिमांड चाहें करके निकाल सकते हैं। एफडी नहीं, एफडी की आप जब डिमांड करके निकाल नहीं सकते। जो आपके सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में पैसा है, आप जाके घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। एफडी के लिए पहले बैंक जाके एफडी को तुड़वाना पड़ेगा, समझ रहे हो, फिर जाके वो पैसा तुम्हारे अकाउंट में आएगा। तो करेंसी इन कैश, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट, ठीक है। ध्यान रखना, कंपोनेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में M1 ही तुम्हें सिलेबस के अंदर आना है। M1 मोस्ट लिक्विड है। लिक्विड का मतलब क्या है? हाईली और इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो M1 को ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं और ये मोस्ट लिक्विड है, इसे आसानी से हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड, M1 के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? गवर्नमेंट का पैसा और कमर्शियल बैंक का पैसा, वो मैंने पहले ही कहा था क्लास, वो पूरे मनी सप्लाई में ही जब इंक्लूड नहीं होगा तो वो M1 में कहाँ से इंक्लूड होगा? कमर्शियल बैंकों का पैसा, यानी जो बैंकिंग सिस्टम में पैसा पड़ा है वो, और दूसरा क्लास इनका गवर्नमेंट का पैसा, इनको हम लोग मनी M1 के अंदर काउंट नहीं करते। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्लास, M1 का फॉर्मूला है CCDD-OD, इनको डिटेल में अभी पढ़ेंगे। M1 के अंदर क्लास बैंकिंग सिस्टम का, कमर्शियल बैंकों का जो पैसा है और जो गवर्नमेंट का पैसा है वो काउंट नहीं होता। M1 को बोलते हैं क्लास मोस्ट लिक्विड, और M1 क्या है क्लास? ट्रांजैक्शन मनी। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रांजैक्शन मनी। डिटेल में चलते हैं M1 के अंदर। सबसे पहला CC। सीसी का मतलब क्या होता है? करेंसी इन कैश, दैट इज पेपर, नोट और कॉइन। आप और हम, हमारे पास जो भी पेपर नोट्स हैं, जो भी कॉइन है, वो M1 का पार्ट है, उसको बोलते हैं सीसी। डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, दैट इज डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक विच कैन बी विड्रॉन बाई इशूइंग अ चेक। अब कुछ बच्चे बोले सर अभी तो आपने बोला बैंकिंग सिस्टम का पैसा, भैया ये पब्लिक का पैसा बैंक में पड़ा है, बैंकिंग सिस्टम का अपना पैसा नहीं है, समझ रहे हो? ये आम जनता का पैसा है, डिमांड डिपॉजिट, वो काउंट करेंगे। पैसा मेरे बैंक में पड़ा है, पैसा मेरी जेब में पड़ा है, बात बराबर है, ठीक है। तो जो मेरी जेब में पड़ा है वो सीसी हो गया, जो मेरे बैंक में पड़ा है मेरा पैसा, उसमें मेरा हक है, वो डिमांड डिपॉजिट हो गया। मैं जब मर्जी तब चाहे क्लास चेक इशू करके उस पैसे को बैंक से निकाल सकता हूँ। इट मस्ट बी नोटेड दैट हियर वी ओनली इंक्लूड नेट डिमांड डिपॉजिट, दैट मीन्स इंटर बैंक डिपॉजिट आर एक्सक्लूडेड। मैंने आपसे पहले कहा था हम अपना पैसा काउंट करेंगे, बैंकों का पैसा नहीं। इंटर बैंक डिपॉजिट मतलब एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक के पास है, हम वो काउंट नहीं करेंगे। इंटर बैंक डिपॉजिट आर एक्सक्लूडेड। इंटर बैंक डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट विच हेल्ड बाय वन बैंक ऑफ बिहाफ ऑफ अदर बैंक। एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक में पड़ा है वो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। सुनील पांडा का पैसा जो SBI के अंदर पड़ा है वो काउंट होगा। SBI का खुद का पैसा जो PNB में पड़ा है वो काउंट नहीं होगा। ओके, इंटर बैंक डिपॉजिट बोलते हैं एक बैंक का दूसरे बैंक के पास जो डिपॉजिट है। तो M1 के अंदर क्या क्या आ गया? सीसी, करेंसी इन कैश, डिमांड डिपॉजिट आ गया। इंटर बैंक डिपॉजिट को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ओनली नेट बैंक डिपॉजिट होगा। और OD मतलब अदर डिपॉजिट विद RBI, कुछ रिजर्व बैंक के पास भी पब्लिक का पैसा इनडायरेक्टली पड़ा होता है, वो हम लोग कहाँ डालते हैं? अदर डिपॉजिट में। सीसी मतलब हमारे पास जो खुद का पास रोकड़ा है, कैश है, कॉइन है वो। डीडी मतलब हमारा पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ है, और ओडी मतलब अदर डिपॉजिट, यानी कि रिजर्व बैंक के पास जो पैसे पड़े हैं। तो रिजर्व बैंक के पास 3 लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, ध्यान समझना, 3 लोगों का। पहला, डिपॉजिट हेल्ड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का जो पैसा RBI के पास पड़ा है वो आ गया अदर डिपॉजिट के अंदर। डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक। फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा, लिखो फटाफट कमेंट सेक्शन में या कॉपी में। फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा जो पड़ा है RBI के पास वो आता है अदर डिपॉजिट के अंदर। IMF और वर्ल्ड बैंक का पैसा जो पड़ा है RBI के पास, जो भी पड़ा है, कैसे पड़ा हो, वो आएगा क्लास अदर डिपॉजिट के अंदर। और डिमांड डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल लाइक नाबार्ड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया का ही है, ये भी एक एपेक्स बॉडी है नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 1982 में क्लास क्या हुआ था, ये 12 जुलाई को स्टैब्लिश किया गया था। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है, ये लाइन तो क्लास आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आएगा, बट लिख दिया मैंने ताकि आपके दिमाग में वो याद रहे। तो नाबार्ड का पैसा, 3 पार्टी का पैसा RBI के पास पड़ा हुआ है। सबसे पहला फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, दूसरा IMF वर्ल्ड बैंक, और तीसरा नाबार्ड। ये आता है अदर डिपॉजिट विद RBI में। अगर मैं थोड़ा सा इसे कंक्लूड करूं, सबसे पहली बात सर देखो, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जी सर याद है, इसके 2 लोगों का पैसा लेते हैं, इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म। 2 लोगों का पैसा नहीं लेते, गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम का पैसा नहीं लेंगे। मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए कंपोनेंट 4 है, M1, M2, M3, M4।
M1 ही हमें पढ़ना है, तो क्लास M1 को नैरो मनी कह सकते हैं, M1 को ट्रांजैक्शन मनी कहते हैं, और ये मोस्ट लिक्विड है। क्या है क्लास? मोस्ट लिक्विड। ठीक है, ये क्या है क्लास? मोस्ट लिक्विड, नैरो मनी, मोस्ट लिक्विड, ट्रांजैक्शन मनी। इसका फॉर्मूला है सीसी, डीडी और ओडी। सीसी का मतलब करेंसी, कैश, कॉइन, पेपर नोट। डीडी मतलब हमारा पैसा जो बैंक में पड़ा है, लेकिन बैंक का पैसा इंटर बैंक डिपॉजिट, उसको नहीं लेना आपने। ठीक है। ओडी मतलब अदर डिपॉजिट विद किसके पास? आरबीआई। इसमें 3 लोगों का पैसा पड़ा है, फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, और दूसरा है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, और तीसरा है नाबार्ड। बस यही क्लास आपको ध्यान रखना है। ये है पूरा का पूरा क्लास मनी सप्लाई। इससे ज़्यादा मनी सप्लाई में आपके बाहर कुछ नहीं आएगा, सब कुछ यहाँ कवर है, और इतना ही तुम्हारे सिलेबस में था। और इसके साथ क्लास ये मनी चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, राइट। सबसे पहले अगर बैंकिंग के सिलेबस की हम बात करें तो हमें जो पढ़ना है, 3 चीज़ें इसमें भी हमें पढ़नी है। सबसे पहला मनी क्रिएशन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर बैंकिंग चैप्टर में कोई चीज़ है तो वो है क्रेडिट क्रिएशन, या आप कह सकते हो मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। दूसरा है सेंट्रल बैंक और उसके क्लास अलग अलग फंक्शंस, और तीसरा है क्लास ये सारे पॉइंट्स, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, यानी कि आरबीआई कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो 3 पार्ट में इसको 1 2 3 करके आराम से खत्म कर देंगे और तुम्हें बहुत अच्छा समझ आएगा। इसकी पहली क्लास ध्यान से समझना। देखो, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है बैंकिंग। बैंक्स होते क्या हैं? बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं बेसिकली, जो पब्लिक से, आम जनता से पैसे लेती हैं, जमा करती है, सेफ रखती है उनका पैसा, उनके पैसे को बढ़ाती है इंटरेस्ट देके, और ज़रूरत पड़ने पे क्लास हमें कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पर्पस से लोन देती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे क्लास बैंकिंग एक्टिविटीज़ में हमारी मदद करती हैं। तो बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, या आप कह सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, which keeps money safely for its customer. You can take money out, आप उस पैसे को जमा करते हो बैंकों में, आप उससे निकाल सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, बोरो कर सकते हो, एक्सचेंज मनी एट बैंक, कुछ भी कर सकते हो आप उस पैसे से। तो बैंक आपको ये फैसिलिटी देती है क्लास कि आपका पैसा बैंक में जमा हो, ग्रो करे, उससे आप अलग अलग चीज़ें खरीदो, ऑनलाइन पेमेंट्स करो, एटीएम से कैश विड्रॉ करो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसके अलावा और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, वो बैंक्स हैं। बैंक्स अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन आज के मैं इस कंटेक्स्ट में सिर्फ 2 तरीके के बैंक की बात करूंगा, बिकॉज ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे, बट बाकी कोई क्लास हमको नहीं पढ़ना। यहाँ बैंक 2 टाइप के हैं। सबसे पहला है क्लास कमर्शियल बैंक, और दूसरा क्या है क्लास? सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में हमें पढ़ना है सब कुछ। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस हमारे सिलेबस में नहीं है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हमारे सिलेबस में है। कमर्शियल बैंक का सिर्फ इकलौता फंक्शन हमारे सिलेबस में है, जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कहते किसको है? नाम से पता पड़ रहा हो, कमर्शियल, वो बैंक जो मुनाफे के लिए काम करता हो, प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करता हो। ठीक है, वैसे अगर आपसे कोई पूछे सर कमर्शियल बैंक है क्या, सेंट्रल बैंक पूरे की पूरी कंट्री में एक ही होता है। सेंट्रल बैंक पूरी कंट्री में, एक कंट्री का एक ही सेंट्रल बैंक होगा जो पूरी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करेगा। बट कमर्शियल बैंक वो बैंक है, बहुत सारे कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, और उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है, और कमर्शियल बैंक का डायरेक्ट रिलेशनशिप पब्लिक के साथ होता है, हमारे साथ। अगर मुझे बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो मैं कमर्शियल बैंक में जाऊंगा, मैं आरबीआई में जाके अकाउंट नहीं खुलवाऊंगा। हम सब जनता हैं, हमारा बैंक कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंकों का बैंक सेंट्रल बैंक। तो हम डायरेक्टली सेंट्रल बैंक में नहीं जा सकते, हमें अकाउंट कमर्शियल बैंक में ही खुलवाना पड़ेगा। सो कमर्शियल बैंक इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट कैरी ऑल दी ऑपरेशन रिलेटेड टू डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ मनी फॉर जनरल पब्लिक। ध्यान रखना, कमर्शियल बैंक वो बैंक हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशनशिप आम जनता के पास है। आम जनता वहाँ पैसा डिपॉजिट करती है और आम जनता उस बैंक से पैसा विड्रॉ करती है। ठीक है, लोन लेती है बैंक कंजप्शन पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए। और ये बैंक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। सो क्लास ये बिजनेस करते हैं सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कमर्शियल बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक बैंक, इसके अलावा क्लास एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, यस बैंक है ना, देना बैंक, बहुत सारे बैंक्स हैं। उनमें से कई सारे ऐसे बैंक हैं जो नेशनलाइज है, जो सरकारी बैंक हैं जैसे जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक है ना, यूनियन बैंक है ना, वो सब क्या है क्लास? आपके नेशनलाइज बैंक, जिसको आप सरकारी बैंक कहते हो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, राइट।
पर हैं सारे के सारे कमर्शियल बैंक। अब हम जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे दैट इज क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक, उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए हमारे पास दो टर्म पता होना चाहिए हमको, एक है SLR, एक है CRR। देखो आपने सुना नहीं होगा कभी भी कोई बैंक दिवालिया हो गया, ठीक है। कोई बैंक आपने सुना नहीं होगा हाल फिलहाल में 10 साल 15 साल में भी 20 साल में भी कोई बैंक आपका दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक डूब गया, जनता का पैसा डूब गया, नहीं। क्यों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना कंट्रोलर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर है सारे के सारे कमर्शियल बैंक का। जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, इंश्योरेंस कंपनी का IRDA रेगुलेटर है, ठीक है। उसी तरीके से क्लास जो जितने भी कमर्शियल बैंक्स पूरे इंडिया में हैं उन पे नज़र, निगरानी, लाइसेंस, हर चीज़ जो करता है वो RBI करता है। तो RBI सारे कमर्शियल बैंकों से कहता है कि आपके पास जितना भी जमा पूंजी आया, जितना भी लोगों ने आपके पास पैसा जमा किया आपके बैंक में, कस्टमर ने, डिपॉजिटर ने जो भी पैसा जमा किया, उसका एक फिक्स परसेंट आप हमें दे देना, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। सपोज मैं एक बैंक हूँ, 100 रुपये मेरे पास आया, तो इसका लगभग 5-6% एग्जैक्टली अभी CRR लगभग 5% के अराउंड है, ठीक है। हमें इसका असली रेट जो चल रहा है प्रेजेंट वो नहीं जानना, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बिकॉज वो हर 6-6 महीने में, साल भर में वो चेंज होता रहता है। तो मान लेता हूँ 5 से 6% है। तो हर एक कमर्शियल बैंक को दिन भर में जितना भी डिपॉजिट आया है उसका 5-6% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना होता है, एक रिजर्व की तरह, कि कल को अगर आपका बैंक डूब जाता है, कल को आपका बैंक घाटे में चला जाता है, डूब जाता है, तो इमरजेंसी में RBI आपकी हेल्प करेगा, आपके डिपॉजिटर की पेमेंट RBI करेगा। दिस इज कॉल्ड CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देता है, उसके पास जमा कर लेता है, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो, उसको हम लोग बोलते हैं CRR। और इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखता है लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में क्लास? लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या होता है? या तो कैश, या गोल्ड, या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, इन फॉर्म में, ठीक है। ज़्यादा डीपली जाना नहीं है, मैं थोड़ा डीपली बता रहा हूँ, बस आपने ध्यान रखना है। जैसे ही कोई इंसान कमर्शियल बैंक में जाकर अपने पैसे जमा करता है, उसका एक फिक्स परसेंट कमर्शियल बैंक RBI को देती है, इसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। एग्जाम्पल के लिए 5-6%, और SLR 18% है, भी चेंज होता रहता है, फिलहाल 18% मान लो। तो SLR कितना है क्लास आपका? 18%। यानी कि अगर किसी ने 100 रुपये जमा किए तो बैंक क्या करेगा? 100 का 18%, 18 रुपये अपने पास रख लेगा कैश में। क्यों? कल को अगर पैसा मांगने आ गया आप तो क्या होगा? मान लो मैं एक बैंक हूँ, आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपसे पैसा लिया, और ये पैसा मैंने किसी को और को लोन दे दिया 10 साल के लिए, लेकिन अगले दिन तो आप मेरे पास पैसे वापस मांगने आ गए। मैं 10 साल के लिए दे चुका हूँ उसको, तो मैं उससे तो मांग नहीं सकता, तो मैं कहाँ से दूंगा आपको पैसे? इसीलिए कमर्शियल बैंक अपनी हर डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट अपने ही पास रखती है लिक्विड फॉर्म में, जिसको बोलते हैं SLR। और CRR SLR दोनों को मिला के कहा जाता है LRR, यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो वो रिजर्व रेशियो है जिसे हर एक बैंक को मेंटेन करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आप मना नहीं कर सकते। तो अगर मैं कहूँ कि किसी बैंक को 100 रुपये मिले हैं, उसने CRR मेंटेन किया 5%, SLR मान लो 20%, तो 25 रुपये तो उसका रिजर्व ही हो गया, 20 + 5, तो वो लोन कितना दे सकता है? सिर्फ 75। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यानी कि हम 100 रुपये अगर जनता से ले रहे हैं तो हम 100 रुपये का लोन नहीं दे सकते कभी भी। एवरी बैंक, एवरी कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मेंटेन करना ही पड़ता है आपको, और जो बचेगा आप उसी को लोन दे के उससे आप पैसा कमा सकते हो। CRR RBI को दिया जाता है, SLR अपने पास रखा जाता है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड मतलब कैश के फॉर्म में, ताकि कल को अगर आप पैसा मांगने आओ तो आपको आपका पैसा लौटा सके। कैश में नहीं तो गोल्ड में रख लो, क्योंकि गोल्ड को आसानी से हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो कुछ सरकारी सिक्योरिटीज़ आप उसमें रख लो, मर्जी आपकी है। तो ये हो गया क्लास कहानी बैंकों का। आई होप CRR SLR आप समझ गए। अब हम लोग एक टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक कई बार एग्जामिनेशन में 4 to 6 मार्क्स में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट, और आज की क्लास में इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। मतलब ये
मतलब आना ही आना है आपके प्री बोर्ड में, बोर्ड में बहुत ज़्यादा चांस है। क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक, आपको पता है कमर्शियल बैंक आपका 100 रुपये 1000 बना देता है, आपके 100 रुपये को 1000 बना देगा। कमर्शियल बैंक इंडिया में मनी को कई गुना बना देता है। यानी कमर्शियल बैंक एक ऐसी पावर है उनके पास कि 100 का 1000 बना देगी, 10 गुना, 2000 बना देगी, 100 का 200 बना देगी, 400 बना देगी, 250 बना देगी, 500 बना देगी। कैसे? वही हम पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक। अब मैं यहाँ पे दो छोटे छोटे क्लास अजम्पशन ले रहा हूँ। सबसे पहला अजम्पशन, जो भी कुछ पूरा का पूरा इकोनॉमी में हो रहा है वो ऑल बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, कुछ भी नगद नहीं हो रहा, सब कुछ बैंक से हो रहा है। मैं 1 रुपये का भी सामान खरीद रहा हूँ तो बैंक से खरीद रहा हूँ, मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ तो उसके बैंक खाते में जमा कर रहा हूँ। तो जो भी चीज़ हो रही है वो मान लो बैंकिंग सिस्टम के अंदर हो रहा है, जो भी कुछ इकोनॉमी में हो रहा है सब बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, आप किस तरीके से क्लास होगा क्रेडिट क्रिएशन, ध्यान से देखना। पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तुम्हें क्या करना है, घर पे एक दूसरा फिगर और दूंगा मैं आपको, आप इसी टेबल को बना के देखना, फिर इस टेबल को एक्सप्लेन कर देना, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन, डिपॉजिट, लोन्स और लीगल रिजर्व रेशियो। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि LRR 10% है, मतलब CRR और SLR दोनों को मिला के। कई बार लीगल रिजर्व, कई बार ना CRR SLR नहीं दिया होता, खाली खाली रिजर्व रेशियो लिखा रहता है। कई बार LRR नहीं होता तो खाली कैश रिजर्व रेशियो लिखा रहता है। बात बराबर है, 1/CRR रखो, 1/LRR। अगर नहीं है, अगर SLR नहीं है तो 1/CRR भी लिख देते हैं लोग, चलेगा वो। तो 1/LRR 10% है। लीगल रिजर्व रेशियो कितना है क्लास, 10%, यानी कि आपका 10% पैसा जो है वो ब्लॉक हो गया, वो आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब इनिशियल डिपॉजिट कितने का है क्लास, 1000 रुपये का। 1000 रुपये का आपने इनिशियली डिपॉजिट किया, 1000 रुपये आपने जमा कर दिए। बैंक क्या करेगा, LRR मेंटेन करेगा 100 रुपये का, और 900 रुपये का क्या करेगा क्लास, बैंक लोन दे देगा। 900 रुपये बैंक किसी को लोन दे देगा। मान लो मैंने बैंक में 1000 जमा किए, तो बैंक LRR मेंटेन करेगा 10%, 100, और 900 रुपये किसी को लोन दे देगा। ठीक है, अच्छा, बैंक ने जिस इंसान को लोन दिया है वो इंसान उस पैसे से क्या करेगा, आप बताओ, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभव है। उससे वो 900 रुपये या तो वो किसी को पे कर देगा, वो जो 900 है, या तो वो किसी को पे कर देगा जिससे उधार लिया होगा, या कुछ खरीद लेगा सामान, कोई चीज़ खरीद लेगा। तो अल्टीमेटली वो 900 रुपये वो अपने घर पे तो रखेगा नहीं, उस 900 का बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगा, वो किसी और को पे कर देगा, या तो उधार या तो कुछ सामान खरीदने के लिए। उसने जिसको पे किया अल्टीमेटली पैसा उसके बैंक में चला गया। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, पैसा मेरे बैंक में आया। लोन का पैसा कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं आता, तुम्हारे बैंक खाते में आता है। अगर मैं 10 लाख का लोन ले रहा हूँ तो मेरे हाथ में कैश नहीं देंगे 10 लाख रुपए, मेरे बैंक के अंदर आएगा, फिर मैं बैंक से निकाल सकता हूँ। बट मैंने शुरू में ही कहा आप कुछ भी विड्रॉ नहीं करोगे, सारा ट्रांजेक्शन किससे हो रहा है, बैंक से, कोई कैश नहीं है, ऐसा मान लिया। उसके बिना माने ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, और कोई पढ़ाता भी नहीं उस टॉपिक को उसको बिना माने, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने बैंक से लोन लिया 900 रुपये का, तो मैं किसी को पे कर दूंगा, तो अल्टीमेटली पैसा मैंने उसके बैंक खाते में जमा कर दिया, फिर से वही 900 रुपये किसी दूसरे बैंक में आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी इंडिया में सबका अकाउंट PNB में या SBI में ही है, कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पे किसी एक बैंक की बात कर ही नहीं रहा। यहाँ पे टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक। यहाँ पे सारे बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि यही बैंक है। मैंने लोन लिया SBI से, पर मैं किसी की पेमेंट कर रहा हूँ, उसका अकाउंट मान लो ICICI में है, समझ रहे हो बात को। तो पैसा तो अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक में ही आया ना, भले ही नाम दूसरा है, बट है तो कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के पास कितना आ गया, फिर से 900 रुपये कमर्शियल बैंक के पास आ गए। तो फिर जब बैंक के पास पैसा आया तो बैंक क्या करेगा, उसका 10% LRR मेंटेन करेगा 90, और किसी को लोन दे देगा कितना, 810 रुपये। बैंक ने किसी को लोन कितना दिया, 810 रुपये। अच्छा, फिर ये 810 रुपये जिसको लोन दिया है वो इंसान किसी को पे करेगा, किसी और इंसान को पे करेगा, या कोई चीज़ खरीद लेगा, रखेगा तो कोई है नहीं। कोई लोन इसलिए तो लेता नहीं कि मैं अपने पास रखे रहूँ, किसी को देना होता है या कुछ खरीदना होता है, यही दो पर्पज़ है। या इन्वेस्टमेंट करना होता है, तब भी आप दे ही रहे हो। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है, तो भी आप दे ही रहे हो। तो फिर बैंक के पास राउंड नंबर 3 में, शुरू में 1000 था, बैंक ने LRR मेंटेन किया 100, 900 का बैंक ने लोन दिया। ये 900 क्लास जब किसी को लोन दिया तो फिर से वो बैंक में पैसा आ गया 900 राउंड नंबर 1 में। फिर बैंक ने इसका 10% LRR मेंटेन किया, 810 का लोन दे दिया। अब थर्ड राउंड में, सेकेंड राउंड में ये 810 आया, फिर इसका 10% LRR मेंटेन हुआ, 81, लोन चला गया कितना, 810 में से 81 घटा दो 729।
फिर ये इसी तरह से राउंड नंबर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, बहुत लंबा बन जाएगा। तो मैंने इतना ही लिख दिया, राउंड 2 तक बहुत है। अब इसके बाद जो ये 1000 रुपये जमा किया था ना, ये 1000 10,000 के बराबर हो जाएगा। सर आपको कैसे पता चला? कि आपने सारे राउंड घर पे बना के देखे थे? तो आंसर इज नो, बिकॉज ये 1000 2000 राउंड हो जाएंगे, कौन बनाएगा, सालों लग जाएंगे। किसी ने नहीं बनाया, बस एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू क्लास मैंने पता कर लिया, ये 10,000 है। जब ये 10,000 है तो इसका 10% कितना मेंटेन होगा LRR? 1000। लोन कितना जाएगा? 9,000। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, 1000 रुपये जमा हुआ था और बैंक ने 1000 रुपये से 9,000 का तो टोटल लोन दे दिया। टोटल है, टोटल है। ये ऑल अदर राउंड में लिख दूंगा, अभी देखना बैलेंस। ऑल अदर राउंड मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब कुछ मिला के। 1000 रुपये जमा हुआ बैंक में, बैंक ने 1000 का 10,000 बना दिया और लोन दे दिया 9,000। सर सारी बात ठीक है, 10,000 कैसे आया? क्योंकि डिपॉजिट मल्टीप्लायर कहो या मनी मल्टीप्लायर कहो, इसका फॉर्मूला है 1/LRR इंटू 100। तो अगर LRR 10% है तो 1/10 इंटू 100 विच इज़ 10 टाइम्स, 10 गुना बैंक आपके पैसे को बना देगा। 1000 का 10 टाइम्स कितना हो जाएगा क्लास? 10,000। जब 10,000 बन गया, उसका 10% बन गया 1000, ये आ गया क्लास आपका 9,000। अब चाहो तो आप बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो बीच में, ये है 10,000 माइनस ये घटा दो, तो ये आ गया 7290, 7290। फिर इसका 10% 729, ये आ गया 6561। अब आप टोटल करके देख लो, आपका आंसर बिल्कुल मैच हो जाएगा। ये 10,000, ये 9,000 हो गया, ये 1,000 हो गया, 10,000 हो गया। ये ऑल अदर राउंड है। आप इस बैलेंसिंग फिगर को लिखो चाहे मत लिखो, उसमें गलती नहीं होती, एग्जामिनर पूरे नंबर देता है। तो यही देखो, कमर्शियल बैंक आप ही का पैसा क्या कर रहा है, आप किसी और को उधार दे रहा है, फिर वो पैसा बैंक में जमा हो रहा है। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं अभी चेक करूँ मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है, तो कितना होगा मेरे अकाउंट में? मान लो 50,000, 60,000, 70,000 का बैलेंस है मेरे अकाउंट में। तो क्या रियली बैंक ने मेरे अकाउंट में कहीं मेरे नाम से 70,000 रुपये रख रखे होंगे? मैं जाके फिजिकली देख पाऊंगा उसको? नहीं। वो पैसा तो पता नहीं बैंक ने किसको लोन दे दिया होगा जो मेरे खाते में है। सिर्फ बैंक एक्नॉलेज कर रहा है, हाँ सुनील तेरे 70,000 रुपये हमारे पास हैं। दे आर ओनली एक्नॉलेजिंग इट। वो मान रहे हैं। रियली मैं बोलूँगा मुझे फोटो खींच के भेजो मेरे पैसों की, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो पैसा है ही नहीं, वो किसी और को दे दिया है। सिर्फ वर्चुअली वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इतना उधार है, ताकि जब भी मैं चाहूँ उतना पैसा बैंक से ले सकता हूँ, वो किसी तरीके से अरेंज करके दे देंगे मुझे। ठीक है, तो ये हो गया क्लास आपका डिपॉजिट मल्टीप्लायर। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, ध्यान समझना, ठीक है। LRR 10% है, तो जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर है वो आपका क्लास आएगा कितना? 1/LRR इंटू 100 विच इज़ 10 टाइम्स। यानी आपका 1000 10,000 हो जाएगा, आपका 5,000 50,000 हो जाएगा, आपका 5 लाख 50 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर यही LRR 20% हो गया तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/20 इंटू 100 यानी 5 टाइम्स। अगर मैं LRR को इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 20% लेता तो ये 1000 का 5,000 होता, फिर बैलेंसिंग फिगर 5,000 में से 3 घटाते फिर आता। समझ रहे हो बात को? अगर मैं LRR लूँ 25% तो 1/25 इंटू 100 विच इज़ 4 टाइम्स, यानी कि आपका 1000 सिर्फ 4,000 होता। और अगर मैं LRR लूँ 50% तो 1/50 इंटू 100 विच इज़ 2 टाइम्स, ये सिर्फ 2 गुना होता। अब क्या समझ रहे हो यहाँ पे? आप ये समझ रहे हो कि LRR जितना बढ़ता चला जाएगा डिपॉजिट मल्टीप्लायर उतना ही कम होता चला जाएगा। पिछले साल यही क्वेश्चन आया था कि LRR में और डिपॉजिट मल्टीप्लायर में क्या रिलेशनशिप है। तो बैंकों को जितना तुम बोलोगे रिजर्व बनाओ, बैंक का घाटा है। बैंक क्या चाहती है? 100 आया 100 लोन दे दिए किसी को। RBI कह रही नहीं 100 नहीं लोन देना, सिर्फ 80 देना है, फिर 70 देना है, फिर 60 देना है। तो भैया बैंक लोन ही नहीं दे पाएगा तो पैसे से पैसा बनेगा कैसे? बन ही नहीं पाएगा पैसे से पैसा। तो इसीलिए क्लास मल्टीप्लायर क्या हो रहा है? कम। तो जितना ज़्यादा रिजर्व तुम बढ़ाओगे बैंक के ऊपर और ये कम होता चला जाएगा। और बैंक के पीछे रिजर्व बनाते क्यों है? ताकि कल को अगर बैंक डूबा, अमीरों को लोन दे के, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, इनको लोन दे के अगर बैंक डूबा तो आम जनता का पैसा नहीं डूबना चाहिए। एक रिजर्व होगा तो आप उससे निपट सकते हो क्रिटिकल सिचुएशन में। तो ये है क्लास आपका कि कमर्शियल बैंक किस तरीके से आपके पैसे को कई गुना बना देता है। अब मैं तुम्हें, तुम्हारा इनिशियल डिपॉजिट है 5,000 और LRR है 25%, ठीक है। अब 25% है मतलब 1/25 1/25 इंटू 100 4 टाइम्स।
तो टोटल डिपॉजिट 20,000 होगा, इनिशियल डिपॉजिट 5,000 होगा, और इसका 25% करके आप पूरा का पूरा टेबल घर पे बनाओगे। आई होप आपको समझ आ गया। इसी चीज़ को अपने क्लास लैंग्वेज में लिख देना है डिटेल में। Commercial bank is an important source of money supply in economy which contribute to money supply by creating credit in terms of demand deposit। ठीक है, सपोज न्यू डिपॉजिट 1000 इज मेड, बस उसी लैंग्वेज को मैंने यहाँ पे बना दिया है अपने सिंपल सीधी भाषा में कि किसी ने 1000 रुपये जमा किया है, एलआरआर मान लिया 10% है, तो बैंक सबसे पहले 100 रुपये रख लेगी और लेंड कर देगी। लेंड मतलब लोन देना, 900 रुपये दे देगी बोरोवर को, है ना। अब फिर बोरोवर क्या करेगा, उस पैसे को दोबारा किसी की पेमेंट कर देगा, अपने क्रेडिटर्स की। फिर बैंक के पास 900 रुपये आ जाएगा, फिर बैंक उस 900 का 10% 90 रुपये रिजर्व बनाएगा, फिर राउंड नंबर 2 में, और तब तक चलता चला जाएगा जब तक सारा का सारा पैसा जीरो नहीं हो जाता, और लास्ट में तुम देखोगे टोटल डिपॉजिट 10,000 हो गया। और 10,000 कैसे हुआ, 1/LRR × 100 आपने फॉर्मूला लगाया, टोटल 10,000 हो गया। इट मीन्स कि बैंक आपका 10 गुना पैसा बना रही है, क्योंकि LRR 10% है। LRR डिफरेंट होगा तो बैंक आपके पैसे को भी डिफरेंट टाइम्स बना देगी। ठीक है, तो ये था क्लास आपका डिपॉजिट मल्टीप्लायर बाय कमर्शियल बैंक। अब मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा और आप क्लास देखो बताना। ठीक है, मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं इनिशियल डिपॉजिट 100 है, 100 नहीं, इनिशियल डिपॉजिट है 20,000, और LRR है मान लेते हैं 33 1/3%, यानी 1/3। बड़ा सीधी सीधी बात बोलूँ, इसको 1/3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1/3। क्या बोलते हैं, 1/3। तो टोटल डिपॉजिट कितना होगा, टोटल डिपॉजिट कितना होगा आप बताओ। तो 1/LRR × 100। ठीक है, इसको 100/3 बोलेंगे तो इतना ही आएगा ना। तो ये कितना क्लास हो जाएगा, 3 टाइम्स। कितना गुना होगा, 3 टाइम्स। ये हो जाएगा क्लास 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना। तो जब ये 3 गुना हो जाएगा तो 20,000 का 3 गुना कितना होता है क्लास, 60,000। टोटल डिपॉजिट कितना हो गया, 60,000, खत्म। तो इस तरीके से क्लास सिंपल एक एक नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ क्लास, आपको बताना जरा। इनिशियल डिपॉजिट है 5,000, टोटल डिपॉजिट है 20,000, आपको LRR बताना है। चलो, अब यहाँ पे LRR दिया था, टोटल पूछा था, यहाँ पे आपको इनिशियल टोटल दोनों दिया है और आपको LRR पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे। तो टोटल डिपॉजिट 20,000 हो गया, इनिशियल डिपॉजिट 5,000 है, इसका मतलब डिपॉजिट मल्टीप्लायर हो गया 4। 4 गुना ही तो हो रहा है, 5 का 20 हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। और डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1/LRR × 100। फॉर्मूला ध्यान रखना। तो LRR = कितना होगा, कितना है, 25%। लीगल रिजर्व रेशियो कितना आ गया क्लास आपका, 25%। आई होप अब समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन। टोटल डिपॉजिट 60,000, LRR 20%, तो इनिशियल डिपॉजिट कितना होगा। अगर आपका टोटल डिपॉजिट 60,000 है, LRR 20% है, तो जो इनिशियल डिपॉजिट है, शुरू में जो आपने पैसा लगाया था वो कितना लगाया था। ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में आते हैं 12th में, CUET में। और एक्सप्लेन करने के लिए जो आता है तो टेबल बनाना है, एक्सप्लेन करना उसी फिगर को, जो फिगर आपने लिया है। 1000 और 10% वैसे सबसे आसान होता है, इसलिए मैंने वो ले लिया। तो LRR का फॉर्मूला क्या होता है, और डिपॉजिट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR × 100, यानी 5 टाइम्स, है ना, 5 गुना। तो ये आ गया क्लास 5 गुना। तो डिपॉजिट मल्टीप्लाई का एक और फॉर्मूला है क्या, 5 गुना, सॉरी ये तो हो चुका है। अब किसका 5 गुना जो है वो 60,000 होगा। शुरू में लगाया मान लो X, डिपॉजिट मल्टीप्लायर है 5 गुना, बढ़कर कितना होगा, गिवन है 60, 5 इधर भेज दो, 12,000। यानी आपने 12,000 लगाया, टोटल डिपॉजिट हो गया 60,000, जो कि 5 गुना है, और 5 तुमको क्लास यहाँ गिवन था, तुमने इससे निकाल लिया। इसको 5 से डिवाइड दे दो, सिंपल सी बात है, 12,000 आ गया इनिशियल डिपॉजिट। शुरू में 12 था, 5 गुना हो रहा कितना हो गया, 60,000 हो गया। 3 चीज़ें, इनिशियल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट और LRR। तो अगर आपको ये तीनों में से कोई भी 2 दिया है
तो तीसरा आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो ये था क्लास आपका मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक, आप सबको मैंने पहले ही बता रखा है कि बैंक्स की अगर हम बात करें तो ब्रॉडली हम लोग दो टाइप के बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला है कमर्शियल बैंक, उसके हम लोगों ने क्लास कोई भी फीचर फंक्शन नहीं पढ़ना है, बस आपने एक ही फंक्शन पढ़ना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी कमर्शियल बैंक के लिए, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। आपको पता है कि हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जो पूरी की पूरी इकोनॉमी में, जो फाइनेंशियल सिस्टम है पूरी की पूरी इकोनॉमी का, उसको रेगुलेटर होता है, उसको देखता है। आपने सारे के सारे नोट में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखा ही होगा लिखा हुआ, साथ में आपने ये भी देखा होगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक के ऊपर कंट्रोल रखती है। कुछ गलत तो नहीं कर रही कमर्शियल बैंक, कहीं ना कहीं जनता को फ्रॉड तो नहीं कर रही किसी चीज़ से, रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। देखो यार सीधी सी बात है, आज अगर मैं किसी बैंक में पैसा जमा कर रहा हूँ तो मुझे भरोसा कैसा है कि अपनी मेहनत की कमाई अगर मैं किसी बैंक में जाके रख दे रहा हूँ हर महीने, तो कहीं ना कहीं क्लास मुझे उस बैंक पे भरोसा है। और वो भरोसा किसकी वजह से है क्लास? सरकार की वजह से, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वजह से, क्योंकि क्लास गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है ये। ठीक है, तो इट इज़ एन एपेक्स बैंक। ये एपेक्स बैंक है, एपेक्स मतलब कंट्रोल है। जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, हमारी पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हम चाहे ना चाहे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कई बार आप गर्म ग्लास पकड़ते हो अचानक से आप नहीं छोड़ना चाहते, बट आपका ब्रेन कहता है भैया जल जाएगा, हाथ छोड़ दे। यानी कि ब्रेन पूरी बॉडी को, पूरी बॉडी मूवमेंट को, हमारी थिंकिंग को, हर चीज़ को कंट्रोल करता है। उसी तरीके से क्लास जो सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का, जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक एपेक्स बैंक है जो पूरी की पूरी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये ऐसी इकलौती एजेंसी है जो नोट इशू करता है, नोट प्रिंटिंग। ठीक है, नोट प्रिंटिंग का काम किसका है क्लास? आरबीआई का। हर कंट्री में अपना अपना क्लास सेंट्रल बैंक है। इंडिया में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंग्लैंड में है बैंक ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम है। और आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था क्लास 1935 अप्रैल में, और जो एक्ट पास हुआ था वो 1934। तो आरबीआई का एक्ट कौन सा है? 1934, है ना। और आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। इस चीज को जरूर लिख लेना क्लास, अच्छे से ध्यान रखना, कभी भी क्लास आपको आगे काम आ सकता है, इवन सीयूईटी में भी। और हर कंट्री का अपना अपना क्लास रिजर्व बैंक, सॉरी, हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक है। हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई। तो मैं आगे हर जगह क्लास आरबीआई यूज करूंगा, यानी कि सेंट्रल बैंक। बाकी जो 1 रुपए का सिक्का है, जो कॉइन है, उसको कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्लास 1 रुपये कॉइन जो है, ये जो कॉइन है उसको इशू कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 1 रुपये कॉइन को। ठीक है, और बाकी जो नोट इशू करने की एजेंसी है वो कौन है क्लास? वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस हैं और आज की इस सेशन में क्लास हम एक एक करके सारे के सारे फंक्शंस को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन है नोट इशूइंग अथॉरिटी, फिर बैंकर्स टू गवर्नमेंट, फिर बैंकर बैंक या सुपरवाइजरी बैंक, लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। राइट, तो एक करके सारे के सारे फंक्शन को स्टडी करते हैं। सबसे पहला है नोट इशूइंग अथॉरिटी। करेंसी इशू करने का जो काम है वो किसका है क्लास? आरबीआई का। इसीलिए क्लास पहले आरबीआई को बैंक ऑफ इशू के नाम से भी जानते थे। ठीक है, बैंक ऑफ इशू, इशूइंग अथॉरिटी ऑफ करेंसी नोट्स। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव, मतलब पूरा का पूरा अधिकार है नोट छापने का। 20th सेंचुरी में क्लास सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इशू के नाम से जानते थे। सेंट्रल बैंक इकलौती एजेंसी है क्लास जो नोट प्रिंट करती है, वो लीगल टेंडर है, यानी कि क्लास कोई भी उसको लेने से मना नहीं कर सकता। आपको पता है क्लास सितंबर के बाद 2000 के नोट भी लीगल टेंडर नहीं रहेगा, यानी कि क्लास वो पैसा क्लास आप किसी को दोगे तो कोई लेगा नहीं, मना करेगा उसको। हाउएवर 1 रुपये कॉइन एंड नोट आर इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपये का जो कॉइन है, नोट है, उसे कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये 1 मार्क में, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, टिक मार्क में, एमसीक्यू में आ सकता है। अनदर फंक्शन, सेकंड फंक्शन जो है वो है बैंकर्स टू गवर्नमेंट। हम लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी देता है कमर्शियल बैंक, लेकिन गवर्नमेंट को बैंकिंग फैसिलिटी कोई कमर्शियल बैंक नहीं देता है क्लास, वो देता है आरबीआई। जैसे हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है, उसी तरीके से जो गवर्नमेंट का बैंक है वो सेंट्रल बैंक है, वो आरबीआई है। सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर। सेंट्रल बैंक क्लास बैंकर भी है, एजेंट भी है, यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो एजेंट है किसका? सरकार का।
तो अगर सेंट्रल बैंक कोई काम कर रही है तो वो सरकार के बिहाफ में कर रही है। यानी कि सरकार को अगर कुछ काम करवाना होगा फाइनेंस से रिलेटेड तो वो किससे करवाया क्लास, किसी कमर्शियल बैंक से नहीं, आरबीआई से। फाइनेंशियल एडवाइजर, सरकार को फाइनेंशियल एडवाइजर मतलब सरकार को सलाह भी देता है। सेंट्रल बैंक सरकार की मदद भी करता है डिफिकल्ट सिचुएशन में। अगर सरकार को पैसों की कमी है, जो लॉकडाउन में था, तो क्लास सेंट्रल बैंक ने अपनी तरफ से क्लास कई हजार करोड़ रुपए जो है क्लास दिए थे सरकार को। सीधी सीधी बात है क्लास, एडवाइजर भी है, सरकार की मदद भी करता है, सरकार के बिहाफ में ट्रांजेक्शन भी करता है, सरकार का फाइनेंशियल एजेंट भी है टू द गवर्नमेंट। एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट इट मैनेज ऑल द अकाउंट्स, सरकार के सारे अकाउंट मैनेज करना, सरकार का एक एजेंट की तरह काम करता है, सरकार के बिहाफ में सिक्योरिटीज़ को बाय सेल करता है। आपको पता है क्लास, जो सेंट्रल बैंक है ना, वो गवर्नमेंट के शेयर सिक्योरिटीज़ को खरीदता और बेचता है। इट हेल्प द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग पॉलिसी, सरकार को देश के लिए पॉलिसी बनाने में मदद करता है। मनी मार्केट जो है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर द सेंट्रल बैंक एडवाइज द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मॉनेटरी मैटर। जितने भी मॉनेटरी मैटर है, फाइनेंशियल मैटर है, इकोनॉमिक मुद्दे हैं, उनमें सेंट्रल बैंक आरबीआई की हेल्प करता है, आरबीआई सरकार की हेल्प करता है, उनको सलाह देता है। आरबीआई ऑल्सो ऑफर लोन टू द गवर्नमेंट अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार को लोन भी देता है, कई बार इंटरेस्ट फ्री लोन, और कई बार रीपेमेंट भी नहीं करनी उतना पेमेंट क्लास आरबीआई करता है। इट जब सरकार का बजट घाटे में होता है तो क्लास ये नोट भी प्रिंट करके देता है सरकार को, दिस इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। यानी सरकार अगर घाटे में है तो क्लास आरबीआई नोट भी प्रिंट करके देगा सरकार को, उस डेफिसिट को झेलने के लिए, उस नुकसान से उभरने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो सोचो सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री में कितना इंपॉर्टेंट है। तो करेंसी इशूइंग अथॉरिटी पहला फंक्शन है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, सरकार को इतनी सारी फैसिलिटी देता है क्लास, कौन, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक विच इज आरबीआई। थर्ड है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी बैंक। अब इतना लंबा लिखा है क्लास, आप इसका आधा भी याद रखोगे ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप सारे फंक्शन लिखने को नहीं आते, कोई एक फंक्शन आपको आएगा 3 नंबर में, 4 नंबर में, आप इसे एक्सप्लेन करो। होपफुली एक 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं कि भैया आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करो कि आरबीआई कैसे एक सुपरवाइजरी बैंक है, यानी सुपरवाइजरी बैंक या बैंकर्स बैंक वाला जो फंक्शन है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट फंक्शन ओनली। तो 3-4 नंबर के लिए इतना बड़ा आपको लिखना है। आप ऑब्वियसली 2-3 लाइन आप भूल जाओगे तो आप इस नोट को एसपीसीसी ऐप पे जाके या हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Banker bank and supervisory bank. The central bank is banker's bank and also play a supervisory role. As a banker bank, it has almost the same relation with other bank in country as a commercial bank has with its customer. हम आम जनता है, हमारा रिलेशन जो कमर्शियल बैंक के साथ है, कमर्शियल बैंकों का रिलेशन वही सेंट्रल बैंक के साथ है। हमारा बैंक कमर्शियल बैंक का बैंक सेंट्रल बैंक, इवन गवर्नमेंट का बैंक सेंट्रल बैंक, राइट। तो जो फैसिलिटी एक इंडिविजुअल को, हम लोगों को बैंक देता है, वही फैसिलिटी बैंक को कौन देता है क्लास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट को लेता है और कमर्शियल बैंक को लोन देता है। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक अलाउ टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद आरबीआई इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। होता क्या है, कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है तो कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ेगा, कोई ना कोई रेट होगा जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेती है, उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, रेपो रेट। यानी कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेता है जिस रेट पे, जिस ब्याज दर पे, उस ब्याज दर को क्या बोलते हैं क्लास, रेपो रेट। आप इसे बैंक रेट भी कह सकते हो। फिलहाल के लिए समझो दोनों सेम चीज है, आगे जाके बताऊंगा डिफरेंस क्या है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ गया और उन्होंने वो सरप्लस पैसा किसको दे दिया, आरबीआई को। तो वो जिस रेट पे आरबीआई के पास अपना सरप्लस पैसा छोड़ते हैं, रखते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स, उल्टा रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेती है। रिवर्स रेपो रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस का पैसा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा पैसा आ गया बैंक के पास तो बैंक उसको आरबीआई को देके कुछ ब्याज कमा लेती है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो जितने भी क्लास रिजर्व बैंक क्या करता है, बैंक को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है क्लास, और देखता है कोई गलत काम तो नहीं कर रही बैंक। भाई नाम से पता, बट सुपरविजन का मतलब क्या है, देखना अभी कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना। और बैंकर्स बैंक यानी कि बैंकिंग फैसिलिटी कमर्शियल बैंक को कौन देता है, आरबीआई। और सुपरवाइजर कौन है क्लास, वो भी आरबीआई। आरबीआई गिव लाइसेंस टू कमर्शियल बैंक। ध्यान रखना, अगर आपको कल को बैंक खोलना है तो लाइसेंस कौन देगा, आरबीआई। सेंट्रल बैंक इंश्योर दैट कमर्शियल बैंक मेंटेन, इवन आपको मैंने बताया क्लास कि कमर्शियल बैंक सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करते हैं, है ना, और जरूरी है। तो आरबीआई ध्यान रखता है कि ये मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो इंटरेस्ट भी लगेगा, पेनल्टी भी, और बहुत बड़ी पेनल्टी लगाता है आरबीआई, क्योंकि बैंक अमीर अमीर मतलब बड़ा पैसा का काम है।
छोटी सी भी गलती करोगे ना करोड़ों की फाइन पेनल्टी लगती है, ठीक है। तीसरा, लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट। अगर कमर्शियल बैंक को पैसों की दिक्कत है, पैसों की महामारी है, तो वो आखिरी रास्ता कहाँ जाएंगे? क्लास लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक की क्लास डिफिकल्ट टाइम में, डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या करता है? मदद करता है। एज वी नो, कमर्शियल बैंक क्रिएट लाइबिलिटी यानी डिमांड डिपॉजिट। भाई सीधी सी बात है, आम जनता जो पैसा बैंक में जमा कर रहा है, बैंक के लिए तो वो लाइबिलिटी है ना, और वो मेनी टाइम मोर देन द कैश रिजर्व। कैश रिजर्व तो थोड़ा सा होता है भाई, मैंने आपसे कहा था कि लीगल रिजर्व रेशियो 18% है। तो अगर किसी ने 100 रुपये बैंक में जमा किए तो 18 रुपये ही बैंक अपने पास रखती है, और 5 रुपये मान लो सीआरआर, बाकी सब तो लोन दे देती है ना। तो कल को कोई पैसा डूब गया तो आखिरी इससे तो कवर होगा नहीं फिर, तो क्लास वो किससे हेल्प लेगी? क्लास आरबीआई से। यानी कि कमर्शियल बैंक अपने डिफिकल्ट सिचुएशन में हेल्प किससे लेती है? आरबीआई से। देयर में भी ओकेजन व्हेन बैंक सफर क्राइसिस ऑफ फाइनेंस, इन सच सिचुएशन सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सेंट्रल बैंक हेल्प कमर्शियल बैंक इन क्रिटिकल सिचुएशन। कुल मिला के लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट का मतलब कि जब पैसों की दिक्कत होती है, महामारी होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होती है कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक किसके पास जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। वो उसका लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट है, वो आखिरी रास्ता है बैंक के पास, जो क्लास बैंक हेल्प लेती है आरबीआई से। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हर कंट्री में क्लास हर कंट्री अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भंडार, फॉरेन करेंसी का भंडार रखती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्योंकि हर कंट्री अलग अलग कंट्रियों से कुछ एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है, तो उनको चाहिए फॉरेन करेंसी। अगर इंडिया सऊदी से क्रूड ऑयल ले रहा है, या फिर क्लास यूरोप से रशिया से क्रूड ऑयल ले रहा है, तो भाई उनको बदले में देना पड़ेगा, उनकी करेंसी में उनको देना पड़ेगा क्लास, जो उनकी कंट्री करेंसी है। तो अपने पास भंडार होना चाहिए फॉरेन करेंसी का। वो भंडार कौन रखता है? आरबीआई। आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कंट्री में जो आरबीआई है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अपनी कस्टडी में रखता है। यानी कि नेशन का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको आरबीआई रखता है। सेंट्रल बैंक नॉट ओनली मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बट ऑल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी। अभी मैनेज फ्लोटिंग क्लास हम लोग पढ़ेंगे, जब मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओबी पढ़ाऊंगा ना, तब समझ आएगा। फिलहाल के लिए क्लास इसको उस चैप्टर में समझ लेंगे, क्योंकि ये तभी समझ आएगा जब वहाँ पढ़ेंगे। मैनेज फ्लोटिंग रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ। मैंने कुल मिला के ये है कि जो आरबीआई है ना, वो फॉरेन करेंसी का रिजर्व अपने पास रखता है, और मुसीबत के टाइम पे क्लास वो मैनेज फ्लोटिंग करता है, सेल परचेज करके वो इस बात को इंश्योर करता है आरबीआई कि एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा ना हो। $1 80 का है ना, आरबीआई ये इंश्योर करता है 80 से कल को 90-100 ना हो जाए तुरंत ही, इतना ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़े, उसको इंश्योर करता है आरबीआई। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखना। बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट बीओपी, वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू क्लास आपको बहुत बेहतरीन समझ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन। एक बैंक का जो दूसरे बैंक के पास पैसा है उसको क्लियर करने का जिम्मा भी किसका है? क्लास आरबीआई का है। क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है। एक बैंक का दूसरे बैंक के पास जो चेक है, जो भी बैलेंस है, भाई मुझे पता है, मान लो मेरा अकाउंट एसबीआई में है, मैंने पीएनबी का चेक ले रखा है और अपने बैंक में जमा कर रहा हूँ, तो भाई एसबीआई पीएनबी के बिहाफ में मुझे पेमेंट कर रहा है, तो कल को पीएनबी लौटाएगा ना उसको। तो ये जो सेटलमेंट होता है ना क्लास चेक्स का, आपने कभी नोटिस किया है? मान लो कि आप मुझसे ट्यूशन पढ़ते हो, आपने मुझे चेक दिया आईसीआईसीआई का, मेरा एचडीएफसी में है, मैं उस चेक को दे रहा हूँ अपने एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक क्या करेगा? आपके बिहाफ में मुझे पे कर रहा है, तो फिर बाद में पैसा वापस मिलना चाहिए ना। ये जो सेटलमेंट है ना, इस सेटलमेंट को कौन करता है? आरबीआई। क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस for transfer and settlement of mutual claim of commercial bank. Since central bank hold reserve for commercial bank, it transfer fund from one bank to another. क्लियरिंग ऑफ चेक्स। तो एक बैंक का दूसरे बैंक का जो भी कुछ सेटलमेंट है, वो सेटलमेंट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। 11 में पढ़ा भी होगा आपने। और कंट्री में डिफ्लेशन है, मंदी, डिमांड कम, सप्लाई, सामान बन रहा है, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो प्राइस कम, इसको बोलते हैं मंदी। अगर लोगों को लग रहा होगा सर ये अच्छी चीज़ है, हर चीज़ सस्ती मिलेगी, नहीं, ये खराब चीज़ है, इससे खराब है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में लोग सामान नहीं खरीद रहे, उस सामान को बनाने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? ये सबसे खराब है।
फिर वो खर्च नहीं करेंगे और एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। अगर मैं बेरोजगार हो जाऊँ तो तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज़ थोड़ी है, खराब न्यूज़ है। अगर मैं बेरोजगार हो जाऊँगा तो मैं कमाऊँगा नहीं मैं कमाऊँगा नहीं तो मेरे दूध वाले, घर का किराया, बच्चों की स्कूल की फीस, राशन पानी, सब मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। जब मैं अफोर्ड नहीं करूंगा तो फिर उनको इनकम कहाँ से मिलेगी? मेरी बात, मैं दूध वाले को मना कर दूंगा भाई दूध मत देना कल से, तो वो बेरोजगार हो गया बेचारा मेरी वजह से। तो डिफ्लेशन में लोग बेरोजगार हो जाते हैं और असर पूरी इकोनॉमी में पड़ता है। डिफ्लेशन मतलब डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम। इन्फ्लेशन मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम, तो प्राइस ज़्यादा। दोनों ही अच्छी चीज़ नहीं है, बट ये बहुत गंदी चीज़ है। तो इन दोनों सिचुएशन को, तो इन्फ्लेशन में क्या है, लोग, पैसा है लोगों के पास, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो आरबीआई यहाँ से पैसे खींच लेता है इकोनॉमी से। डिफ्लेशन में इंजेक्ट, डाल देता है, यहाँ पैसे नहीं है लोगों के पास, है ना, तो आरबीआई करेगा पैसे डालेगा इसके अंदर, पैसे देगा। जैसे आरबीआई ने लॉकडाउन टाइम पे सरकार को पैसे दिए थे, डोनेट किया था। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों अच्छी चीज़ नहीं है। इसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है क्लास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। The most important function of central bank is to control the supply of money in economy. It implies increase or decrease in supply of money, regulating creating of credit by commercial bank. तो ये रेगुलेट, देखो क्रेडिट को क्रिएट कौन करता है? कमर्शियल बैंक। कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। द सेंट्रल बैंक नीड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई विद सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सप्लाई ऑफ मनी इज रेस्ट्रिक्टेड। अगर इन्फ्लेशन है तो भैया आरबीआई नोट नहीं छापता, सप्लाई ऑफ मनी को रोक देता है कि भाई लोगों के हाथ में और पैसा ना जाए, लोग और डिमांड करेंगे और डिमांड करेंगे तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। डिफ्लेशन में क्या करता है? मनी सप्लाई को लिबरलाइज कर दिया जाता है, आराम से सरकार उधार देती है, इजीली आपके पास तक पैसा पहुंचाएगी। लॉकडाउन में क्या हुआ? सरकार ने अनाउंस किया कि हम लोन देंगे। फ्री में सरकार नहीं बांट सकती पैसा, सरकार क्या करेगी? लोन। अगर फ्री में पैसा मिल गया तो फिर और दिक्कत है। आपको लगता है कि फ्री में पैसा मिल जाए, नहीं, और सबको फ्री में पैसा मिल जाएगा तो काम कोई नहीं करेगा। फिर आलू प्याज सब्जी कहाँ से मिलेंगी चीज़ें? अगर सब करोड़पति हो जाएंगे, सब अमीर हो जाएंगे, सोचो कि आप ही घर पे मान लो कोई बिजली का शॉर्ट हो गया, सब अमीर है, सब करोड़पति हैं, कौन आएगा आप घर पे बिजली ठीक करने के लिए? कौन आपको राशन बेचेगा? कौन सब्जी बेचेगा? सब अमीर है। समझ रहे हो? तो ऐसे इकोनॉमी चलती नहीं फ्री में। इकोनॉमी को क्या, कुछ ना कुछ बदले में होना चाहिए, कंसिडरेशन। समझ रहे हो? तो डिफ्लेशन में लोगों के पास पैसे नहीं है, तो सरकार किसी तरीके से लोन वोन देके आपके पास तक पैसे इजीली पहुंचा देती है, ताकि आप डिमांड करो। आप डिमांड करोगे तो कंपनी वाले बनाएंगे, कंपनी वाले बनाएंगे तो कंपनी वाले कुछ ना कुछ लोगों को रोजगार देंगे ताकि वो लोग बना सकें। उनको रोजगार मिलेगा, वो खर्च करेंगे, उनका खर्चा किसी और की इनकम, फिर वो खर्च करेगा किसी और के ऊपर, उसकी इनकम। तो ये इकोनॉमी में चलता रहता है पूरा का रोटेट, जो मैक्रो में हमने पढ़ा भी था। तो कुल मिला के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट कंट्रोल। तो अगर इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है तो आरबीआई पैसा इकोनॉमी से ले लेती है, और अगर इकोनॉमी में पैसे कम है तो आरबीआई इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट कर देती है। अब ये कैसे करती है ये मैं क्लास डिटेल में आपको बाद में पढ़ाऊंगा। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक, ये इसका फंक्शन है। पॉइंट नंबर 7, क्रेडिट कंट्रोल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की। इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जहां पे डिमांड ज़्यादा करती है जनता, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है, और उनकी डिमांड ज़्यादा करने की वजह से जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस है वो बढ़ता चला जाता है। सीधी सीधी बात, महंगाई। इन्फ्लेशन यानी कि क्लास राइज इन प्राइसेस, सो महंगाई। और डिफ्लेशन वो सिचुएशन है जहां लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्लास चीज़ों की कीमत घटना स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। और जहां पर देखो इन्फ्लेशन में डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, ठीक है, डिफ्लेशन में डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, और इक्विलिब्रियम में डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है। इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जहां पे डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, उसे बोलते हैं इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल करने का काम, यानी कि अगर प्राइसेस बढ़ रहा है तो उसे कंट्रोल आरबीआई करेगी, प्राइसेस घट रहा है तो भी उसे कंट्रोल आरबीआई करेगी। सो आरबीआई की एक पॉलिसी है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। कैसे करती है, एंड तक देखना, पूरा समझ आएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ध्यान समझना। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, ठीक है, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो सरकार क्या करती है क्लास? मनी सप्लाई को, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर देती है। क्या करती है क्लास? रेस्ट्रिक्ट, कि भाई
लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाना चाहिए। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है यानी लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और सरकार लोगों को पैसा दे देगी, वो लोग और डिमांड करेंगे और महंगाई बढ़ेगी, वो भले अफोर्ड कर पाए, जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। जबकि अगर कंट्री में डिफ्लेशन है, मंदी है, तो मनी सप्लाई को लिबरलाइज कर दिया जाता है। लिबरलाइज मतलब आसानी से ये पैसा जनता तक पहुंचा दिया जाता है। इन्फ्लेशन में सरकार सोचती है कि यार जनता के हाथ में पैसा कम से कम जाए, है ना, लेकिन डिफ्लेशन में सरकार चाहती है कि जनता के हाथ में तो पैसा जाए ही जाए, तभी तो जनता डिमांड करेगी, तभी डिमांड सप्लाई इक्वल में आएगा और इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो इस चीज के लिए क्लास हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई। ध्यान रखना, मॉनेटरी पॉलिसी किसकी पॉलिसी है? आरबीआई के लिए। तो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है, पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, जो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की वो पॉलिसी है जिससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, डिफ्लेशन में मनी सप्लाई को इकोनॉमी में छोड़ा जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, पैसे को इकोनॉमी में लिबरलाइज किया जाता है। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी में दो मेजर्स हैं क्लास। सबसे पहला है क्लास क्वांटिटेटिव मेजर, दूसरा है क्वालिटेटिव मेजर। एज पर योर सिलेबस हमें क्वांटिटेटिव मेजर्स में 4 इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। ये वो 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। और क्वालिटेटिव में सिर्फ आपको एक ही इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, दैट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट, और इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी आरबीआई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। कुल मिला के हमें 5 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, 4 क्वांटिटेटिव और क्लास क्वालिटी को जनरल मेजर्स भी कहा जाता है। क्वांटिटेटिव का मतलब इसमें बहुत बड़े अमाउंट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है। क्वालिटेटिव सिर्फ दिखाने के लिए, जनरली क्लास रियल लाइफ में इसका बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले बैंक रेट और रेपो रेट से शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला बैंक रेट रेपो रेट, ये है पब्लिक, ये है आम जनता, ठीक है, पब्लिक, और ये है कमर्शियल बैंक, ये कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक, और ये है सेंट्रल बैंक। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, ये है सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। अगर पब्लिक को मुसीबत होगी तो पब्लिक कहाँ जाएगी? कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने। तो पब्लिक कमर्शियल बैंक से जो लोन लेगी, जिस रेट पे लेगी, उस रेट को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। आम जनता कमर्शियल बैंक से जिस रेट पे लोन लेती है उस रेट को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कमर्शियल बैंक को जब जरूरत पड़ेगी तो कमर्शियल बैंक लोन किससे लेगी? आरबीआई। कमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस रेट पे लोन लेगी उसको बोलते हैं क्लास बैंक रेट या रेपो रेट। ध्यान रखना, बैंक रेट या रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेती है। ठीक है, बैंक रेट या रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक किससे उधार लेती है? आरबीआई से। ठीक है, तो ये जनरली क्लास 5 से 6% के बीच होता है, और इसमें बेसिकली 5 से 6% के आसपास होगा, ऊपर नीचे भी हो सकता है, हर कुछ कुछ महीने में चेंज होता रहता है। ये बैंक रेट बेसिकली होता है लॉन्ग टर्म के लिए, और जो रेपो रेट है वो है शॉर्ट टर्म के लिए। बस इतना ही फर्क समझो, लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रही है तो जो रेट होगा वो अलग होगा, शॉर्ट टर्म के लिए अलग होगा। तो रेपो रेट जो है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, और बैंक रेट क्या है? लॉन्ग टर्म। ठीक है, अच्छा, कंट्री में अगर इन्फ्लेशन है, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करती है पता है? आरबीआई क्या करती है? बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ा देती है। जैसे ही बैंक रेट या रेपो रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी? ज़्यादा ब्याज, आरबीआई क्या करेगी? ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लिया है और आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया, तो यानी कमर्शियल बैंक को हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा देगा। ठीक है, अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो जो लोग लोन लेंगे वो कम लेंगे। भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग लोन कम लेंगे, और अगर लोग लोन कम लेंगे तो लोग डिमांड भी कम करेंगे,
और इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जहां लोग ज्यादा डिमांड कर रहे थे, आरबीआई ने बैंक रेट को बढ़ा के उसे कम कर दिया और बाद में डिमांड सप्लाई किसके हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट को इंक्रीज करता है। ये इनसे ज्यादा ब्याज लेंगे तो ये भी इनसे ज्यादा ब्याज लेंगे तो ये लोग लोन कम लेंगे, बेचारे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन भरेगा। लोन कम लेंगे तो डिमांड कम करेंगे, अगर भाई मेरे को लोन नहीं मिल रहा तो मैं चीज़ें नहीं खरीद पाऊंगा, डिमांड कम करूंगा और डिमांड सप्लाई की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर डिफ्लेशन है, अगर कंट्री में डिफ्लेशन है यानी कि लोग डिमांड नहीं कर रहे, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट कम कर देगी। अब आपके मन में आ सकता है कि भाई आरबीआई ने बैंक रेट कम कर दिया पर कमर्शियल बैंक फिर भी ज़्यादा ब्याज ले, नहीं कर सकती कमर्शियल बैंक, भाई करोड़ों की पेनल्टी लगती है कुछ भी इन्होंने अगर ऐसा किया जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट या रेपो रेट को कम करेगी। जैसे ही बैंक रेट या रेपो रेट कम हुआ तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी सस्ते रेट पे लोन देंगे, इंटरेस्ट रेट कम। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा अमाउंट ऑफ लोन बढ़ेगा, लोग लोन ज़्यादा लेंगे, कम ब्याज हो गया ना तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे और तब अगर लोग लोन ज़्यादा लेंगे तो उस पैसे से डिमांड ज़्यादा करेंगे और जो डिमांड की कमी थी वो पूरी हो जाएगी और लास्ट में डिमांड सप्लाई आपस में बराबर हो जाएगा। समझे बात को? तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है थ्रू बैंक रेट या रेपो रेट। बैंक रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, बैंक रेट घटेगा, डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, सेम इन सिचुएशन ऑफ रेपो रेट। ओके, पहला पॉइंट आई होप अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड, CRR SLR, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्लास, इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को देती है वो CRR है और इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखती है वो SLR है, ठीक है। और दोनों को मिला के आता है लीगल रिजर्व रेशियो और ये क्रेडिट देने को रोकता है। भाई अगर आप ज़्यादा रिजर्व बनाओगे तो आप उधार कम दे पाओगे, सीधी सी बात है। भाई मुझे किसी ने 100 दिया, सरकार कहते हैं नहीं 40 तुम किसी को उधार नहीं दे सकते, रिजर्व बनाओ, तो मैं 60 ही दे पाऊंगा उधार, ठीक है। तो अब मान लो किसी ने, मान लो डिपॉजिट किसी ने किया था 1000 रुपये और मैं मान लेता हूँ LRR 10% है, ठीक है। तो लोन कितना जाएगा क्लास, 10%, तो मेरा ब्लॉक हो गया तो लोन कितना जाएगा, बचा हुआ 900। कल को आरबीआई बोले कि भाई LRR 20% है तो मुझे 200 रुपये रिजर्व बनाना पड़ेगा 1000 में से, तो लोन कितना जाएगा, 800। तो आप क्या सोच रहे हो कि लोन जैसे जैसे LRR बढ़ता चला जाएगा लोन कम होता चला जाएगा, एंड वाइस वर्सा, LRR कम होगा तो लोन ज़्यादा होगा, है कि नहीं, वाइस वर्सा। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगी, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगी, LRR को बढ़ा देगी, यानी CRR SLR या दोनों कह लो, उसको आरबीआई बढ़ा देगी। जैसे ही CRR SLR बढ़ेगा तो होगा क्या क्लास, उससे लोन कम जाएगा, अमाउंट ऑफ लोन कम। देखो ना, LRR 10% था, लोन 900, LRR 20% हो गया, लोन 800। और जैसे ही लोन कम होगा तो लोग डिमांड भी क्या करेंगे क्लास, जब लोन ही नहीं मिल रहा लोग डिमांड कम करेंगे और देन डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाएगा। इसी बात को क्लास नॉर्मल लैंग्वेज में लिख देना है, नोट्स में SPCC ऐप पे, फ्री स्टडी मटेरियल में, या फिर क्लास अपने टेलीग्राम दोनों पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, आरबीआई बैंक रेट को बढ़ाती है और LRR को बढ़ाती है, और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए दोनों को कम कर देती है, टू कंट्रोल डिफ्लेशन। अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है तो लीगल रिजर्व रेशियो को कम कर दिया जाता है। जैसे ही LRR कम होता है ना, उल्टा, पहले 200 था अब 100, तो लोन ज्यादा जाएगा, लोग लोन ज्यादा लेंगे तो डिमांड भी ज्यादा करेंगे और डिमांड सप्लाई क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है क्लास आरबीआई LRR से। तो आप समझे क्या, बैंक रेट रेपो रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, घटेगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, CRR SLR बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, घटेगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, राइट, ये हो गया। तीसरा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अच्छा, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है, मार्केट ऑपरेशन मतलब सेल एंड परचेज। किस चीज का सेल एंड परचेज,
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसके द्वारा? बाय आरबीआई। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। हमने पहले भी पढ़ा था क्लास मनी बैंकिंग के फंक्शन में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सरकार का एडवाइजर है, सरकार का एजेंट है, सरकार के बिहाफ में ये सिक्योरिटीज को सेल परचेज करता है। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, अब होता क्या है ध्यान समझना, ये है मान लो आरबीआई, ये है कमर्शियल बैंक, ये है पब्लिक, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, पब्लिक को इन्फ्लेशन में शेयर बेचता है। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई क्या करेगा, सेल करेगा, बोलेगा खरीद लो सिक्योरिटी। अब ये आरबीआई की जो सिक्योरिटीज होती है ना, उनको सरकार की जो सिक्योरिटीज होते हैं उनको ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। बेचता कौन है? आरबीआई। आरबीआई सरकार के बिहाफ में जनता को ट्रेजरी बिल्स बेचता है। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई पब्लिक को बेचेगा, तो पब्लिक उत्सुकता दिखाएगी उसे खरीदने में। क्यों? सरकारी शेयर्स है, रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अच्छी है, तो लोग खरीदेंगे। तो लोग खरीदेंगे तो पेमेंट करेंगे, लोग पैसा क्या करेंगे, बैंक से विड्रॉ करेंगे। मान लो मुझे सरकार के शेयर्स खरीदने हैं, तो पैसा बैंक से निकालूंगा ना, तभी तो पेमेंट करूंगा ऑनलाइन। तो जब ऑनलाइन पेमेंट करूंगा तो कमर्शियल बैंक किसी को लोन नहीं दे पाएगा। फिर क्यों? लोग अपना पैसा निकालते चले जा रहे हैं ना बैंकों से, तो बैंक लोन कहाँ से देगा? बैंक लोन नहीं दे पाएगा। लोन कम, लोन कम तो डिमांड कम। तो टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इसी इन्फ्लेशन को ना एक्सिस डिमांड भी कहते हैं, इसी इन्फ्लेशन को ओवर एम्प्लॉयमेंट या एक्सिस डिमांड भी कहते हैं। तो टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सेल सिक्योरिटीज टू पब्लिक, आरबीआई सिक्योरिटीज को बेचेगा पब्लिक को, सॉरी सॉरी। तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक विड्रॉ मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। भाई सीधी सी बात है, पब्लिक अपना पैसा निकालेगी, पब्लिक विड्रॉ करेगी पैसे को, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, और लोन कम मिलेगा तो लोग डिमांड भी कम करेंगे। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देता है पब्लिक को। पब्लिक बैंक से पैसा निकालती है, पेमेंट करती है सिक्योरिटी खरीदने के लिए, और बैंक बेचारा फिर लोन कम दे पाएगा। और लोन अगर बैंक कम देगा एक्सिस डिमांड में या इन्फ्लेशन में डिमांड ज़्यादा हो रही थी, लोन कम देगा तो डिमांड सप्लाई बराबर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यही केस अगर डिफ्लेशन का हो, टू कंट्रोल डिफ्लेशन, समझ में आनी चाहिए बात। ये रट्टा तो देखो, ये टॉपिक नहीं लगेगा, ये टॉपिक पूरा का पूरा अंडरस्टैंड बेस पे अच्छे समझो। कंट्री में डिफ्लेशन है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो आरबीआई क्या करेगी? अपनी सिक्योरिटी वापस पब्लिक से खरीद लेगी। आरबीआई परचेज सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक, आरबीआई परचेज सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम पब्लिक। आरबीआई सिक्योरिटीज को परचेज करेगी फ्रॉम पब्लिक। तो जब आरबीआई सिक्योरिटीज को परचेज करेगी तो आरबीआई वापस पब्लिक को पैसे देगी। तो पब्लिक क्या करेगी उस पैसे का? पब्लिक डिपॉजिट देयर मनी, या पैसा सीधा बैंक अकाउंट में आएगा। वहां पे निकाल के पेमेंट किया था, अब आ गया। मान लो मैंने शेयर खरीदा था तो बैंक से मेरा पैसा चला गया, अब वापस मैंने आरबीआई को दे दिया, यानी आरबीआई ने मुझसे खरीद लिया। आरबीआई परचेज सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक, तो आरबीआई मुझे पैसे देगी, है ना। यहाँ पैसा मेरे पास से चला गया था, यहाँ पैसा आ गया। पब्लिक डिपॉजिट देयर मनी इनटू कमर्शियल बैंक, पब्लिक अपना पैसा कमर्शियल बैंक में जमा करेगी। तो कमर्शियल बैंक के पास काफी पैसा आ गया तो कमर्शियल बैंक लोन देगी। और डिफ्लेशन में लोन अगर ज्यादा जाएगा तो जाहिर सी बात है डिमांड ही बढ़ेगा। बैंक देखो सीधा सीधा रिलेशनशिप है, लोन ज्यादा अगर मिलेगा लोगों को तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, और फिर डिमांड सप्लाई आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ लोन कम डिमांड कम, वहाँ लोन ज्यादा डिमांड ज्यादा, ठीक है। तो ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंक रेट को बढ़ाएगी, सीआरआर एसएलआर को बढ़ाएगी, रेपो रेट बढ़ाएगी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगी। और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंक रेट कम करेगी, रेपो रेट कम करेगी, सीआरआर एसएलआर को कम करेगी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को पब्लिक से परचेज करेगी। ये आपने क्लास ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज
रिवर्स रेपो रेट, अच्छा मैंने आपसे कहा था रेपो रेट मतलब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है। रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा आ गया और वो पार्क कर रहा है अपने सरप्लस पैसे को आरबीआई को। मतलब कुल मिला के जब कभी अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो गया तो वेस्ट क्यों करना, उसे आरबीआई को उधार दे दो शॉर्ट टर्म के लिए और आरबीआई हमें कुछ ब्याज दे देगा। तो उस सिचुएशन में टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो क्या करता है आरबीआई, इंक्रीज करता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, देखो अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। कमर्शियल बैंक को लगेगा यार अगर हम अपनी सेविंग्स या सरप्लस पैसे आरबीआई को दे रहे हैं तो हमें अच्छा खासा ब्याज मिल रहा है, तो वो जनता को लोन देने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, वो जनता को लोन कम देंगे। और अगर वो जनता को लोन कम देंगे तो जनता डिमांड कम करेगी, और एक्सेस डिमांड में तो ऑलरेडी डिमांड ज़्यादा था, आरबीआई के इस डिसीजन से डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। एंड अब डिमांड सप्लाई क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, राइट। उसी तरीके से टू कंट्रोल डिफ्लेशन, टू कंट्रोल डिफ्लेशन, डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करता है आरबीआई, डिक्रीज रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर देता है, यानी आरबीआई कहता है हम तुम्हें ज्यादा ब्याज नहीं देंगे, तुम हमें जो दे रहे हो पैसा। तो क्या करेगी कमर्शियल बैंक, क्या करेगी ये पैसा आम जनता को देगी, आम जनता को लोन देगी। भाई मान लो मैं कमर्शियल बैंक हूँ, मेरे पास सरप्लस पैसा आ गया, आरबीआई मुझे कुछ खास ब्याज दे नहीं रहा, इंटरेस्ट दे नहीं रहा, तो इस पैसे को मैं किसको दूंगा, आम जनता को। तो जनता को जब लोन मिलेगा तो लोग डिमांड करेंगे, है ना, और डिमांड अगर होगा तो डिमांड सप्लाई क्या हो जाएगा, फिर आपस में इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, राइट। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन रिवर्स रेपो रेट से कंट्रोल किया जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सीआरआर एसएलआर बढ़ेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल होगा, रेपो रेट बढ़ेगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, इसके रिवर्स में सारा का सारा डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, राइट। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव मेजर, इसके अंदर एक ही पॉइंट है क्लास, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, राइट। पॉइंट्स और भी हैं बट आपको जो पढ़ना है वो है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अच्छा मान लो मेरे पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, ठीक है, मैं बैंक से लोन लेने गया तो बैंक ने बोला भाई तुम्हें सिर्फ 7 लाख का ही लोन मिल पाएगा तुम्हारे 10 लाख के घर पे। 3 लाख रुपए की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो बैंक ने रख ली ना, उसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ये क्यों रखती है बैंक, मेरा घर 10 लाख का गिरवी है, मुझे 7 लाख का लोन मिला है, कल को मैं लोन पे अगर नहीं करूंगा तो मुझे लगेगा कि ये 7 लाख के लोन के चक्कर में बैंक मेरा 10 लाख का प्रॉपर्टी नीलाम कर देगी और अपने पैसे वसूल लेगी, तो मुझे डर रहेगा, तो मैं लोन की पेमेंट करूंगा ही करूंगा। अगर मेरे 10 लाख के घर पे बैंक मुझे 10 लाख का लोन दे देगा तो मैं डरूंगा ही नहीं ना, वो बोलूंगा चल 10 लाख का लोन नहीं दूंगा, तुम मेरी प्रॉपर्टी रख लो, बराबर है दोनों की वैल्यू, मुझे क्या नुकसान है। तो इसीलिए बैंक हमेशा मार्जिन बढ़ाती है। तो अगर ये मार्जिन बैंक 4 कर देगी तो लोन सिर्फ 6 का ही जाएगा, अगर ये मार्जिन 5 कर देगी बैंक तो लोन 5 का, मार्जिन 6 कर देगी तो लोन 4 का। तो आप क्या सीखे कि बैंक जितना ज़्यादा मार्जिन अपने पास रखेगी, जितना एक्स्ट्रा पैसा अपने पास रखेगी, हमें लोन उतना ही कम मिलेगा। तो हम तो ये चाहते हैं, आम जनता क्या चाहती है कि बैंक मार्जिन कम से कम रखे, और बैंक क्या चाहती है, वो सेफ रहने के लिए मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा रखे। तो कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट का लोन के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अब समझना, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगी, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगी। आरबीआई अपने पास ज़्यादा मार्जिन रखेगी, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, बैंक कहेगी नहीं 4 लाख हम अपने पास रखेंगे, तुम्हें 6 लाख का लोन देंगे 10 लाख की प्रॉपर्टी पे कुल, तो लोन कम जाएगा, मार्जिन बढ़ेगा, लोगों को लोन कम मिलेगा, लोगों को लोन कम मिलेगा तो लोग डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। सीधी सी बात है, मेरा 10 लाख का घर गिरवी रखा है, मुझे सिर्फ 6 लाख मिला है तो मैं 6 लाख खर्च करूंगा, अगर मुझे 7 मिलता तो मैं 7 लाख खर्च करता, है कि नहीं। टू कंट्रोल डिफ्लेशन, अगर कंट्री में डिफ्लेशन है यानी कि मंदी है तो आरबीआई क्या करेगी, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम करेगी। आरबीआई कहेगी भाई मार्जिन कम, 10 लाख की प्रॉपर्टी पे चलो तुम 9 लाख का लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख ही रखेंगे मार्जिन, या 50,000 का मार्जिन रखेंगे, तुम 9 का 9,50,000 का लोन ले लो। तो मार्जिन अगर कम हो गया तो लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा,
जब लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे और फिर डिमांड सप्लाई क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। इन्फ्लेशन में डिमांड ज़्यादा, उसे कम करना है। डिफ्लेशन में डिमांड कम है, उसको ज़्यादा करना है, सो दैट इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ डिमांड सप्लाई आपस में बराबर होता है, राइट। तो ये है क्लास आपके 5 के 5 पॉइंट। एग्जामिनेशन में पक्की बात है इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, हर साल आता है इसलिए बोल रहा हूँ। तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके साथ ये जो चैप्टर है मनी बैंकिंग का, जो बैंकिंग का पोर्शन है वो पूरी तरीके से क्लास खत्म हो गया। आई होप क्लास ये इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत इजी वे में तुम्हें समझा पाया। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ फाइनल, कि अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, इसमें सेल करो, इसको बढ़ाओ और इसको बढ़ाओ। देख रहे हो कितना शॉर्ट, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सब कुछ इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। और डिफ्लेशन कंट्रोल करना है, घटाओ घटाओ, परचेज करो, ये भी घटाओ ये भी घटाओ। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करोगे सर? बैंक रेट बढ़ा देंगे, रेपो रेट बढ़ा देंगे, CRR SLR इंक्रीज करेंगे, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ जाएगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ही बढ़ेगा और ओपन मार्केट में सरकार अपनी सिक्योरिटीज को RBI के थ्रू बेचेगी। और डिफ्लेशन में RBI परचेज करेगी सिक्योरिटीज को, बाकी सब घटेगा, बैंक रेट घटेगा, CRR SLR घटेगा, रिवर्स रेपो रेट भी फॉल होगा, डिक्रीज होगा और मार्जिन रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, कम होगा। मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता क्या है? डिफरेंस बिटवीन एसेट्स मॉर्गेज एंड लोन टेकन। असेट 10 लाख का है, लोन सिर्फ 7 का मिला, तो यही 3 लाख क्या है क्लास, मार्जिनल रिक्वायरमेंट है। और ये जितना ज़्यादा होगा लोन उतना ही कम होगा। क्लियर है यहाँ तक? और जितना कम होगा लोन उतना ही ज़्यादा होगा। बैंक जितना मार्जिन कम रखेगी आपको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा लोन के रूप में, आप उतना ज़्यादा खर्च करोगे। मार्जिन जितना ज़्यादा होगा आपको पैसा कम मिलेगा, आप खर्च कम कर पाओगे, राइट। तो फाइनली क्लास यहाँ पे ये चैप्टर पूरी तरीके से हमारा अच्छे से एंड हो गया। और आप भी इस चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़ के समझ के अच्छे से आओगे, ताकि हम अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर सके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। कोई दिक्कत परेशानी हो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। चलो बाय।